नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। फिलहाल चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टेम्परेरी है। दर्शनों की व्यवस्था, मंदिर की सुरक्षा, चढ़ावे की काउंटिंग और खर्चे का काम थोड़े दिन तक कृष्ण मोहन के जिम्मे होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई के साथ अब ट्रस्ट में कुल 3 पद खाली हैं। नए ट्रस्टियों के नामों पर विचार करने के लिए 22 जुलाई को एक बार फिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी। राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। सीईओ कौन होगा, इस पर विचार के लिए रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सुझाव देगी और इसके सुझाव पर 22 जुलाई की मीटिंग में विचार होगा। आज ट्रस्ट की मीटिंग के बाद गोविंद गिरी जी ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में कमी रही। उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया। ये चंपत राय की बड़ी गलती थी। गोविंद गिरी ने कहा कि चढ़ावे में कितनी चोरी हुई है, इसका पता तो पुलिस और एसआईटी लगा रही है। सभी चोरों को पकड़ा जाएगा, लेकिन रामलला को जो सोने चांदी के आभूषण और दूसरी कीमती चीजें अर्पित की गई थी, वो सब की सब सुरक्षित हैं। ऐसी 2800 मूल्यवान वस्तुओं की लिस्ट तैयार है, कोई भी नहीं आकर देख सकता है। अब नई व्यवस्था में क्या क्या सुधार होंगे, ट्रस्ट का फोकस अब किस बात पर होगा और पुलिस की जांच में चढ़ावा चोरों के बारे में आज क्या नई इंफॉर्मेशन मिली, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, क्या बड़े फैसले लिए गए। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला 2 मिनट में हो गया। सर्वसम्मति से दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया। ट्रस्ट के मेंबर्स ने भी कहा यह कैसे हो सकता है कि खुलेआम चोरी हो रही हो, लंबे वक्त से खजाने की लूट हो रही हो और चंपत राय को कुछ पता ही नहीं चला। मीटिंग के बाद गोविंद गिरी ने यह बात इशारों में कही। उन्होंने कहा कि चंपत राय निष्कलंक हैं, उनकी निष्ठा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन चंपत राय पापियों से घिरे रहे। उन्होंने गलत लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा किया। यही चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है। वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे की चोरी ट्रस्ट के मेंबर की लापरवाही से हुई, लेकिन इसके लिए स्टेट बैंक भी बराबर का जिम्मेदार है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि ट्रस्ट ने तो चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब के लिए स्टेट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था, इसलिए एफआईआर भी बैंक को ही करानी चाहिए थी, लेकिन एसबीआई अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा। बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था
वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। इस बात पर भी विचार हुआ कि जो काम चंपत राय देखते हैं उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाए। तो इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला हुआ, टेम्परेरीली कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का वर्किंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अगली व्यवस्था होने तक कृष्ण मोहन ट्रस्ट का डे टू डे कामकाज देखेंगे। कृष्ण मोहन ने कहा कि वो ट्रस्ट के पूरे काम को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, पारदर्शी बनाएंगे। राम भक्तों का जो भरोसा टूटा है उसे फिर से वापस लाने की कोशिश करेंगे। कृष्ण मोहन ने कहा कि दान पात्रों से चोरी की घटना गंभीर है, इसलिए वो चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। समाज का विश्वास फिर से पाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट अब एक सीईओ की नियुक्ति करेगा। इसके लिए नामों की सिफारिश करने के लिए कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी सीईओ के लिए कुछ नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट इनमें से किसी एक नाम को सेलेक्ट करेगा। न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि चढ़ावे में लूट के मामले में गोपाल राव की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन आज गोपाल राव स्पेशल इनवाइटी के तौर पर ट्रस्ट की मीटिंग में पहुंच गए। गोपाल राव को वहां देखकर ट्रस्ट के मेंबर नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत गोपाल राव को मीटिंग से बाहर कर दिया। गोपाल राव से कहा गया कि वो ट्रस्ट के परमानेंट मेंबर नहीं है, इसलिए वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। गोविंद देवगिरी ने कहा कि भविष्य में भी गोपाल राव ट्रस्ट की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। चढ़ावे में कितने की चोरी हुई,
इस लूट में कौन कौन शामिल था, ये पाप कब से हो रहा था, इन सारे सवालों के जवाब तो पुलिस खोज रही है। लेकिन इस दौरान अफवाहें भी उड़ी थी, भक्तों के मन में आशंकाएं पैदा हुई थी। तो वो लोग भी सामने आए जिन्होंने सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य धातुएं रामलला को अर्पित की थी। लेकिन आज राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि भक्तों को इस मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोने चांदी के सारे आभूषण, जेवरात, सोने के रामचरितमानस और दूसरी वस्तुएं सुरक्षित हैं। सबका हिसाब किताब ट्रस्ट के पास है। जिन भक्तों ने जो वस्तुएं दान की हैं वो ट्रस्ट के कार्यालय में आकर उन्हें देख सकते हैं। जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषणी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। ये सारी वो वस्तुएं जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे, जिनको आज गोविंद देव गिरी ने दिखाया। गोविंद देव जो सोने के रामचरितमानस मीडिया को दिखा रहे थे वो असल में फॉर्मर होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने रामलला को अर्पित की थी। सबसे पहले उन्होंने वही दिखाई। लक्ष्मी नारायण ने पिछले हफ्ते इंडिया टीवी से संपर्क किया था और हमें बताया था कि उन्होंने जो सोने की रामचरितमानस ट्रस्ट को सौंपी थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उनके पास फोन आया था, उन्हें भी बता दिया गया कि सोने के रामचरितमानस को गर्भगृह से हटा दिया गया था, लेकिन अब उसको वापस वहीं रखा गया है। आज बड़ी खुशखबरी मेरे पास आई है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता जो मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास हैदराबाद, उन्होंने ही मेरे को एक फ़ोटो भी भेजा है और व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजा है कि आपका रामचरितमानस जहाँ जिसका पूजा होना चाहिए उसी जगह रख दी गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी यह आरोप नहीं लगाया था कि किसी ने उसको लिया या ये कर लिया। मैं हर वक्त यही प्रार्थना करता रहा, आपके माध्यम से भी मैंने यही प्रार्थना किया कि जहाँ उसको रखनी चाहिए रखवा दिया जाए और उसकी जो पूजनीय है लोग ताकि उसको देख सकें और जब रामलला को अपना भक्ति प्रकट कर सकें वो रामचरितमानस को भी प्रकट करें। जब मेरे से पूछा गया कि आप कहते हैं क्या कि फिर चंपत राय जी अहंकार के थे, वो मैंने ज़रूर बोला और वो तो अभी भी मैं मानता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि उसी चंपत राय जी के भी रहते हुए ही वहाँ रखवा दिया गया है। राम मंदिर के ट्रस्ट ने आज राम भक्तों से एक स्पेशल अपील भी की है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद कुछ हिंदू विरोधी लोग माहौल का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। राम भक्तों को ऐसे देश विरोधी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है,
राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। चंपत राय अब कभी राम मंदिर ट्रस्ट में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पाप करने वालों पर भरोसा किया और सही सलाह देने वालों का अपमान किया। उन्होंने लापरवाही बरती और राम मंदिर को अपनी रियासत की तरह चलाया। अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, उनको न कुछ दिखाई देता था न सुनाई देता था। चंपत राय की निष्ठा में कमी नहीं थी, नीयत भी साफ थी, लेकिन निगरानी और नीति में भारी चूक हुई। चंपत राय ने न आरएसएस की सुनी, न ट्रस्ट के मेंबर्स को कोई भाव दिया, बार बार कहने के बाद भी सीईओ अपॉइंट नहीं किया, अपने चमचों की फौज खड़ी कर दी और उनको दान पात्र लूटने दिया। जब लूट करने वाले पकड़े गए तो उन्हें पुलिस को सौंपने के बजाय उन पर दया दिखाने लगे। चंपत राय का यही व्यवहार उन्हें ले डूबा। अब राम मंदिर का प्रबंध करने के लिए प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, नजर रखने के लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा पाप करने की हिम्मत ना करे। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज किया। असल में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े सुलझाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन चन्नी ने पार्टी हाईकमान से डायरेक्ट बात करने के लिए अपने कुछ करीबी नेताओं को दिल्ली भेज दिया। भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया, मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन चन्नी गुट का कोई नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। चन्नी के सपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया कि वो ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। जब भूपेश बघेल चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से मिलने पहुंचे तो चन्नी ने अपने घर में कांग्रेस के नेताओं की अलग से मीटिंग शुरू कर दी। इस मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कैप्शन में लिखा, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर मीटिंग, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चन्नी के घर पर आज कांग्रेस के 7 विधायक मौजूद थे। नोट करने वाली बात यह कि गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज चन्नी के घर पहुंच गए। अब भूपेश बघेल परेशान हैं। आज उन्होंने राजा वडिंग और प्रताप सिंह बाजवा के साथ लंबी मीटिंग तो की और फिर कहा कि कांग्रेस में कोई इंटरनल फाइट नहीं है। वो 5 दिन तक पंजाब में ही रहने वाले हैं और इस दौरान सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बात भी हो जाएगी। विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं उनकी बैठक होगी, डीसीसी की बैठक होगी। अभी युवा कांग्रेस के नए चुनाव हुए हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई, उनका स्वागत भी करेंगे। तो अब तो ये कमेटियों की मीटिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारी में हम लोग लगेंगे। चन्नी की तरफ से अलग बैठक की जा रही है। अब पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। देखिए, मैं अभी आया हूं और मुझे 1-2 दिन की समय दीजिए, मैं मिल लेता हूं सबसे। चन्नी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को फिर से पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। चन्नी खफा हो गए, इसलिए चन्नी के करीबी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को निशाना बना रहे हैं। लेकिन राजा वडिंग संभल कर बोल रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई कैंप नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। राजा वडिंग ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए कई बार नेता छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग मीटिंग करते रहते हैं। इसे फूट कैसे कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बटी नहीं है। चन्नी साहब के घर में इकट्ठे होना और आज वही लोग जो चन्नी साहब के घर में इकट्ठे हुए थे
उनमें फिर कुछ लोगों ने उनमें से बीच में बांट के मीटिंग करना और सहमति के साथ मीटिंग होना, मेरे से बात होकर किसी और से बातचीत होकर, उसको अगर मीडिया बटा दिखाएगी तो हम बटे हैं। लेकिन अगर उसको आप ये दिखाएंगे कि हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हमने आगे वाले दिनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और बताना, बटा वो होता है जो पार्टी छोड़ के चला गया हो। आम आदमी पार्टी 6 संसद छोड़ के चले गए। हमारा तो एक जिला प्रधान भी नहीं गया, हमारा तो एक छोटा वर्कर भी नहीं कहीं गया, तो आप बटा कैसे कह सकते हो? हालांकि भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने माना पार्टी में कुछ दिक्कतें हैं, नेताओं को शिकायतें हैं। बाजवा ने कहा कि कमेटियों के गठन के बाद कुछ नेताओं में नाराजगी है, लेकिन उन्होंने सभी को बुलाया है, मिल बैठकर बात करेंगे, सारी शिकायतें दूर कर ली जाएंगी। बाजवा ने कहा जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, बातचीत से मसले सुलझा सकते हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਗਿਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ, ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ। मैं काम कोशिश कर रहा कि सारा मसला छेती सॉर्ट आउट हो जाए ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਲਾਣਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬੁਲਵਾ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਰੰਪ ਤੇ। भूपेश बघेल हो, अमरिंदर राजा वडिंग हो या फिर प्रताप सिंह बाजवा, सभी नेता चाहते हैं कि चन्नी के सपोर्टर्स भी साथ आएं, बैठ जाएं, बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। लेकिन चन्नी के करीबियों ने साफ साफ कह दिया अब वो सीधे हाईकमान से बात करेंगे। दिल्ली पहुंचे परगट सिंह ने माना पार्टी में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन पार्टी हाईकमान उनकी बात जरूर सुनेगा। परगट सिंह ने कहा कि जहां इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वहां सब अपनी अपनी राय देते हैं, सबकी बात सुनी जाती है। समझे नहीं यार, एक घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, नहीं होती? एक घर में अगर 5 लोग होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं देखो, जो यंग जनरेशन है वो डिफरेंट तरह सोचती है, जो हमारे बुजुर्ग है वो डिफरेंट तरह सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठ के बात तो हो रही है। और जो आज भी, जो मैं भी जिस मीटिंग में था वहाँ भी यही बात होगी कि हाँ भी कांग्रेस को तकड़ा करना है, हमारी लड़ाई बड़ी है, तो हमने इकट्ठे होके आगे बढ़ना है। एक्स पे सर पोस्ट देखा आपने रंधावा साहब का, वो जिस तस्वीर को दिखाते हैं उसमें दिखता है कि ये लोग एक साथ हैं, उसमें आप भी हैं, उसमें रंधावा साहब भी हैं, उसमें चन्नी यार साहब कोई भी धड़ा नहीं है यार। मान लो सपोज कहीं 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो भाई बैठ के चाय पी ली और मीटिंग कर ली और अच्छी बात कर ली, तो उसमें क्या है यार? पार्टी हाईकमान से कब आप लोगों की मुलाकात होगी? क्योंकि राहुल जी हैं नहीं, आने वाले हैं। नहीं, मेरे को तो पता नहीं है पार्टी हाईकमांड से कब बात होगी, क्या होगी। पंजाब में चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस के नेता आपस में खुलेआम टकरा रहे हैं। चन्नी और राजा वडिंग के कैंप एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ अकाली दल और बीजेपी के साथ आने के कोई चांस नहीं है। ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी इस डिवाइडेड ऑपोजिशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी प्रॉब्लम्स हैं। उनके अपने एमपीज उनको छोड़कर चले गए और पता ही नहीं चला। और आजकल भगवंत मान लगातार एसजीपीसी के निशाने पर हैं। आज अकाल तख्त ने भगवंत मान की सरकार को सख्त चेतावनी दी। पंजाब सरकार को साफ साफ हिदायत दी कि अगले 10 दिन में वो सारे कॉल सेंटर्स को बंद करें जिनके जरिए अकाल तख्त को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अकाल तख्त के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगश ने कहा कि अगर इन कॉल सेंटर्स को बंद नहीं किया गया तो फिर निहंग सिखों को वहां भेजा जाएगा। अकाल तख्त का आरोप है कि चंडीगढ़ और मोहाली में सरकार की शय पर कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां से
सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त की छवि खराब करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें कॉल सेंटर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिलहाल वो 10 दिन तक इंतजार करेंगे। इस दौरान सरकार खुद ही उन्हें बंद करा दे, वरना अकाल तख्त जानता है कि उन्हें कैसे बंद किया जाए। मैं सरकार ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ भी लिखिया जा रहा है इन्हों बंद करवाया जाऊगा। अकाल तख्त के जत्थेदार कन्विंस्ड हैं कि सोशल मीडिया में उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है उसके पीछे आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है। असल में आम आदमी पार्टी की इमेज भी ऐसी है कि वो ट्रोलिंग करने में माहिर हैं, ज़बरदस्त ट्रोलिंग करते हैं, इसलिए ये आरोप आसानी से चिपक भी जाता है। अब आम आदमी पार्टी को अपने कॉल सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना में इस वक्त हजारों लोग सड़कों पर हैं। 13 साल की मासूम बच्ची के रेप के बाद हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्ची के साथ रेप के शक में एक शख्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। पुलिस मुख्य आरोपी आनंद सरदार समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। 3 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सरकार ने बच्ची के रेप और मर्डर के केस में सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया है, लेकिन पब्लिक की नाराजगी कम नहीं हो रही। असल में साउथ 24 परगना ने बारूपुर इलाके में परसों 13 साल की एक बच्ची अपनी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर जा रही थी। वो केक लेने के लिए दुकान पर गई, लेकिन रास्ते में उसे किडनैप कर लिया गया। परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे, सीसीटीवी चेक किए तो कुछ लोग लड़की को साथ लेकर जाते हुए दिखे। इनमें से एक शख्स को पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई। जब सख्ती की गई तो उसने बताया कि लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। इस शख्स की निशानदेही पर पास में एक तालाब से बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई। बच्ची की लाश मिली तो इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, बड़े बड़े पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिए, रास्ते ब्लॉक हो गए। ये लोग जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। एक आरोपी पब्लिक की पकड़ में आ गया तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला और बढ़ गया, इसमें सियासत भी शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता लड़की के परिवार वालों से मिलने निकल गए। खबर आई कि ममता बनर्जी भी बच्ची के परिवार वालों से मिलने के लिए बारूपुर जाने वाली हैं। ममता के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, बैरिकेड लग गए। इसके बाद ममता ने एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज जारी किया। आरोप लगाया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो विक्टिम के परिवार से मिलकर उनका दुख बांट सके। আমি ভেবেছিলাম আমি তাদের পরিবারে একাই যাব এবং গিয়ে তাদের ছোট সম্পর্ক পরিবারের সাথে একটু দেখা করব, তাদের কথা শুনে আসবো। কিন্তু দেখুন আমার বাড়ির সামনে থেকে একেবারে সমস্ত রাস্তা বলে মাথা থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত লুটমার ছুটছে এবং পুরোপুরি প্রায় 1000 পুলিশ, সিআরপিএফ থেকে শুরু করে আরো সমস্ত পুলিশ, ছেলে পুলিশ, মেয়ে পুলিশ, গুন্ডা দমন পুলিশ, ডাকাত দমন পুলিশ, গাঁজা দমন পুলিশ সবাই মিলে সেখানে জমায়েত হয়েছে। কি না তো আমাদের নাকি নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে, আমি শুনছি হাউস অ্যারেস্ট করা হয়েছে, মুখে না বললেও। ममता बनर्जी कह रही थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलने अकेले ही जाना चाहती थी, लेकिन उनके घर के सामने से लेकर सारे रास्ते में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। तरह तरह की पुलिस उन्हें रोकने के लिए लगा दी गई है। आखिर ये सब किस लिए किया जा रहा है? ममता बनर्जी तो घर से नहीं निकली, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन बारूपुर पहुंच गया। इस डेलीगेशन में शामिल टीएमसी की नेता और सांसद डोला सेन ने कहा कि 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी को सरकार ने जिस तरह हाउस अरेस्ट किया, उससे साफ हो गया कि शुभेंदु सरकार
लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती। दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं। दीदी कब की कितने बार का एमपी है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे। वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे बारुईपुर में, इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है, ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रुक पाएंगे? क्या सोच रहे ये लोग, हमको पता नहीं चल रहा है। हमको आना पड़ा फिर, क्योंकि इतने सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर खड़ा हो गया, ये पता चल के हमको अचानक बेवजह, इसीलिए हमको इधर आना पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये ठीक नहीं है। ये इमरजेंसी नहीं, ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है। ये ठीक नहीं है, ये एकदम ठीक नहीं है। ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है। लेकिन बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता बारुईपुर जाकर सियासत करना चाहती हैं, लोगों को भड़काना चाहती हैं और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि बच्ची के परिवार वाले कल कोलकाता आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, परिवार जैसा चाहेगा वैसी कार्रवाई होगी, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को इस मामले के राजनीतिकरण की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। लो, आपका जैसा निष्क्रिय मुख्यमंत्री तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। सुनने के तुरंत स्टेप्स लिया गया। मंगलवार कल फैमिली आ रहे और जिस तरह से फैमिली चाहेंगे उस तरह से हिसाब होगा। हिसाब तो होगा, ये हम आश्वस्त करते हैं शुभेंदु अधिकारी का एक कलीग होकर, एक सैनिक होकर। 15 साल तो जाने का टाइम नहीं मिला ममता बनर्जी को। 15 साल तो बहुत घटना हुआ ममता बनर्जी। 15 साल इंटू 365 days into 12 into 60 minutes, हर मिनट में बलात्कार हुआ। आपको तो टाइम नहीं मिला। 15 साल टाइम नहीं मिला ममता बनर्जी को। 15 साल वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर शशि पांडे को टाइम नहीं मिला। 15 साल चंद्रिमा भट्टाचार्य के टाइम नहीं मिला। इतना तो विधायक थे, महिला विधायक, इतना तो मंत्री थे, टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी जब शुभेंदु अधिकारी का भाजपा का सरकार आया है, तब उनको तुरंत जाना है और तुरंत जाके वहां का जो मुसलमान पब्लिक है उसको इंस्टिगेट करके, भड़का के, आग लगा के और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना है। नहीं करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, राजनीति करने नहीं देंगे। आप जाके वहां का पब्लिक को इंस्टिगेट करेंगे, सरकार के विरुद्ध में इंस्टिगेट करेंगे और हम लोग खड़े खड़े देखेंगे। हम लोग करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी तो बारुईपुर नहीं पहुंच सकी, लेकिन शाम को ममता घर से निकली और बारुईपुर में ही वारदात के खिलाफ मार्च निकाला। हालांकि पहले पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने की परमिशन दे दी गई। बंगाल में छोटी सी मासूम बच्ची के साथ हुआ जघन्य अपराध दिल दहलाने वाला है। इंसानियत के नाम पर कलंक है। बंगाल में सरकार बदल गई पर पुलिस की फितरत अभी नहीं बदली है। बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद पब्लिक सड़कों पर उतर आई, लोगों ने गुस्सा दिखाया, पर पुलिस फिल्मों की तरह आखिर में पहुंची। ममता बनर्जी अगर मरहूम बच्ची के परिवार से मिलना चाहती हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, पर ममता को इस हैवानियत का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की पुलिस की है कि वो अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और उन्हें कड़ी सजा दिलाकर एक एग्जाम्पल सेट करें। आज बंगाल से एक और खबर आई। तृणमूल कांग्रेस पर दावे को लेकर ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी दोनों गुटों ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने अपना अपना पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को आज शाम 5 बजे तक अपने अपने दावे और अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज पेश करने को कहा था। ऋतव्रत बनर्जी गुट की तरफ से कोई नेता दिल्ली नहीं आया, उन्होंने एक वकील के जरिए अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को सौंपा है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के नेता आज सुबह ही चुनाव आयोग पहुंच गए। कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जैसे सांसदों ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की ही पार्टी है, उन्हीं के पास रहनी चाहिए।
कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी तृणमूल की फाउंडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि रितबत बनर्जी और उनके साथी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते विधायक हैं। ममता बनर्जी ने ही उन्हें चुनाव चिन्ह दिया था। कोई विधायक या सांसद पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है? 2022 में चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है ममता बनर्जी। वर्किंग कमेटी है, 5 वर्ष उनका लाइफ है, 5 वर्ष खत्म होगा 2027 में, 2026 में नहीं। वो लोग जब बोलेंगे 3 वर्ष का है तो 2025 में इसका लाइफ एक्सपायर कर गया, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उन लोग का आर्गुमेंट में हम लोग जा रहे हैं। तो 3 वर्ष है तो 2025 में खत्म हो गया। तो 2025 में जब खत्म हो गया, 2026 में सरोवर जो तृणमूल कांग्रेस का टिकट लेके ममता बनर्जी जो सिंबल का साइन करता है चेयरपर्सन करके, उसको मान लिया था। तो मान लिया तो कैसे तुम इलेक्शन में कंटेस्ट किया 3 वर्ष था? तो ये आप वो बात बोलेंगे तो आप तो एमएलए नहीं है, आप तो फ्रॉड प्रोडक्ट है। आप लोग को तो रिजाइन करना चाहिए, वो सिंबल गलत है। आप जो लोग बोल रहे हैं तो उसमें तो सिंबल ही गलत है, तो सिंबल तो नहीं देने सकता है, आप रिजाइन कर दीजिए। तो फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड खेल रहा है। ये बात सही कि ममता बनर्जी फाउंडर हैं, उन्होंने पार्टी बनाई, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के 2/3 से ज्यादा एमएलएस और एमपीज ने और ऑफिस बेरर्स ने बगावत कर दी है, नई कार्यकारिणी बना ली है। इसीलिए ममता का पक्ष कमजोर है। हालांकि अब फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, जिसके खिलाफ फैसला होगा वो उसे कोर्ट में चैलेंज कर देगा और यह मामला लंबा खींचेगा। अब बिहार की राजनीति की बात करते हैं। आज प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की बांकीपुर असेंबली सीट से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में दरार पड़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। कांग्रेस का मानना है कि सीट पर विपक्ष को ज्वाइंट कैंडिडेट उतारना चाहिए। बांकीपुर में सभी विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, पूरे देश में उनकी पहचान है। प्रशांत किशोर बीजेपी की इस ट्रेडिशनल सीट पर उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। अगर चैलेंज करना है भारतीय जनता पार्टी को एज अ अपोजिशन पार्टी, तो सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो उनको सबसे बात करनी चाहिए, राहुल गांधी जी से वो बात करें, आरजेडी से वो बात करें, और मुझे पूरा उम्मीद है अगर वो खुद बात करेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर सिंगल कैंडिडेट होगा, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एजुकेटेड लोग रहते हैं, और खुद प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सब कोई जानता है उनको, उनका ऑल ओवर इंडिया फेस है। अगर वो सिंगल कैंडिडेट होते हैं तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जबरदस्त लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी, रेखा गुप्ता को बांकीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। रेखा गुप्ता पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ी थी, 47,000 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर रही थी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल ने कहा कि रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान से पहले कांग्रेस से बात कर ली गई थी। महागठबंधन ने एक मत से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी को स्वीकार कर लिया, और पार्टी ने आज निर्णय किया इसकी घोषणा कर दी जाए। सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ है सर? निर्णय तो पार्टी का, महागठबंधन की सहमति है। हमारी पार्टी का ऐसा मानना नहीं है कि जन स्वराज के लिए कांग्रेस का कोई गुट काम कर रहा है। गुट वगैरह के बारे में नहीं जानते। कांग्रेस की सहमति है और कांग्रेस की राय है महागठबंधन की ओर से श्रीमती रेखा कुमारी को उम्मीदवार स्वीकार किया जाए, बनाया जाए। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि वो इस सीट पर जीतकर दिखाएंगे, फिर चाहे कोई पार्टी उन्हें सपोर्ट करे या न करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार में जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उसका टेस्ट करने के लिए बांकीपुर आइडियल सीट है। जब ज्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूँ
कि भाई अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा, लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना बंद करना होगा। तो जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं खुद यहाँ ऐसे जगह से लड़ रहा हूँ जहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, जहाँ लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को 30 साल से वोट करते आए हैं। अब उनके पास ये अवसर है, उनके पास एक विकल्प है। लोग कहते हैं हम लोग के पास विकल्प नहीं है, उनके सामने एक विकल्प है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो सही के साथ खड़े होंगे या फिर वही जाति धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट करेंगे। हालांकि इस बार वो डर है नहीं, क्योंकि सरकार जिसकी है वो तो बनी हुई है। तो जनता को अब एक निर्णय लेने का अवसर है और मेरा पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। क्योंकि बांकीपुर में भाजपा की हार बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का आगाज होगा। बांकीपुर में भाजपा की हार सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति के नेतृत्व को चुनौती देगा और कहीं न कहीं भाजपा के नेतृत्व को ये स्वीकार करना होगा, उस पर काम करना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्य की नेतृत्व जिनके हाथ में सौंपा है वो बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को स्वीकार्य नहीं है। बांकीपुर बीजेपी की सबसे सेफ सीटों में से एक है। यहां वन साइडेड चुनाव होता है, तो भी प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को चुना, तो वाकई में हिम्मत का काम तो उन्होंने किया है। लेकिन क्यों किया, मुझे लगता है कि शुरू में उन्हें लगता होगा कि वो सारी विरोधी पार्टियों के जॉइंट कैंडिडेट हो जाएंगे और कांग्रेस की बातों से लगता है कि वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन आरजेडी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को तो हमेशा जमकर धोया है। इसलिए ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए टेढ़ी खीर होगा। ये हैरानी की बात है कि उन्होंने यहां से लड़ने का फैसला किया। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्टेट वक्फ बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया जहां वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को अपॉइंट किया गया है। इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। संवर पटेल को फिर से बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एमपी के वक्फ बोर्ड में अब कुल 10 मेंबर हैं। नजमा हेप्तुल्ला, विधायक आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के आयुक्त भी इसके सदस्य हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो बिल पास हुआ था उसमें 2 महिलाओं को शामिल करने की बात है, लेकिन मोहन यादव सरकार ने 2 की जगह 4 महिलाओं को जगह दी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं, इनके अनुभव से वक्फ बोर्ड को फायदा होगा। ये सरासर गलत बात है, एकदम से भड़काने वाली बात है। जिस तरह से कुछ लोग, चंद लोग, सब नहीं, हर आम मुसलमान जानता है कि ये वक्फ बोर्ड किस प्रकार से बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहा है, किस प्रकार से फलाई काम कर रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, समाज के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भड़काने का काम करते हैं उनका यही काम है कि किसी प्रकार भी भड़काया जाए समाज को। लेकिन अब समाज भड़कने वाला नहीं है, समाज समझदार है। ये मस्जिद के प्रबंधन में हिंदू भाई नहीं है, ये धार्मिक संस्थान के प्रबंधन में नहीं है, ये किसी मदारिस या किसी दरगाह के प्रबंधन में नहीं है। ये तो प्रबंधन जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट जो होता है, उस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स आए हैं, पूरी तरह से कानून सम्मत ये मेंबर्स बनाए हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स का लाभ मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिलेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेंबर्स की लिस्ट सामने आई तो मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने विरोध किया। आज भोपाल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है, सरकार जबरन मजहबी मामलों में दखल दे रही है, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अपने धर्मों पे सब चल रहे हैं, हिंदुस्तान खुशहाल है, उसमें किसी मजहब को या किसी धर्म को छेड़छाड़ क्यों? आपने जिस तरह से 2 लोगों की वक्फ में एंट्री करा दी है, मेंबर बना दिया है, यकीनन उससे शर फैलेगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या जरूरत है? क्या हमने कहा आपसे क्या अयोध्या में मेंबर बनाइए किसी मुस्लिम को? हमने कहा क्या
कि मथुरा में मेंबर बनाइए, हमने कहा कि अक्षरधाम में मेंबर बनाइए, हमने कहा कि सोमनाथ के मंदिर में किसी मुस्लिम को मेंबर बनाइए। अभी भी मुस्लिम संस्थान में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर एक मुस्लिम संस्थान में हिंदू कैसे हो सकता है? कोई मेला लग रहा है तो उसमें मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं कि अपनों के साथ व्यापार में नारेबाजी हो रही है कि अपनों के साथ व्यापार। तो उस जगह पे जब मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं तो फिर मुस्लिमों की संपत्ति की जो कैटेगरी कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम क्यों करेंगे? मोहन यादव सरकार ने बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को जगह दी है और साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के आयुक्त सत्येंद्र कुमार भी बोर्ड के मेंबर हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे इशू बनाया। उन्होंने कहा टेक्निकली वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स हो गए हैं, ये नए वक्फ एक्ट का वायलेशन है, वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए ये बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे न होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल एक ट्रस्ट है और पूरे देश को आजादी के बाद इस ट्रस्ट को देखरेख के लिए दिया था। एक सवाल अभी आया कि ये तो सद्भावना है, तो भैया ऐसी सद्भावना हमें नहीं चाहिए। अच्छा हुआ राम मंदिर में सद्भावना नहीं व्यक्त करी, अगर वहां कर दी होती तो उस बेचारे का इनकाउंटर भी हो गया होता और सारा मुद्दा भी समाप्त हो गया होता। मध्य प्रदेश सरकार में मिनिस्टर विश्वास सारंग ने आरिफ मसूद को जवाब दिया। उन्होंने कहा सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। जो लोग बात बात पर संविधान की कॉपी लहराते हैं, अब उन्हें बताना चाहिए कि वक्फ एक्ट का विरोध करके संविधान का अपमान कौन कर रहा है। अब ये विरोध संविधान का विरोध कहलाएगा। राहुल गांधी तो ओचक ओचक के कहते हैं ना कि हम संविधान का पालन करते हैं, तो संविधान में तो ये है ना, लोकसभा में राज्यसभा में इस पर बहस हुई, लंबी बहस हुई, कानून पास हुआ। जब कानून पास हो गया तो इसका मतलब ये संविधान का अंग बन गया। आप यदि इसका विरोध कर रहे हैं मतलब संविधान का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब कानून में जो होगा वो होगा। ये आप इसको आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, इसको केवल धार्मिक रूप पर मत करिए। वक्फ बोर्ड की जमीनें केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए जो भी कानून बना है वो कानून इसीलिए बना है कि उसमें हर वर्ग का पार्टिसिपेशन हो। यदि कहीं पर इस तरह का विवाद हो, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, तो वो अलग बात है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि ये कानून की बात है, ये संविधान की बात है। हालांकि वक्फ बोर्ड का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए बनाई गई एक मैनेजमेंट कमेटी जैसा है। लेकिन वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रखने से मुसलमान परेशान होते हैं, नाराज होते हैं। जब ये प्रोविजन हुआ था उस वक्त मुझे याद है इसका तीखा विरोध किया गया था, इसे बड़ा इशू बनाया गया था। इसलिए आज जब मोहन यादव ने वक्फ बोर्ड का गठन किया तो विरोध स्वाभाविक है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। अब मौसम का हाल आपको बता दूं, दिल्ली में मानसून पहुंच गया है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर इलाके अभी तक सूखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो आज बारिश से हालत खराब हो गई। मुंबई पानी पानी हो गई। सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। सरकार ने लोगों से अपील किया है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से निकलें। मुंबई से पुणे का संपर्क कट गया है। गोवा जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। पालघर आने जाने वालों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल के रूट पर पानी खड़ा हुआ है। मुंबई में मुसीबत चारों तरफ से आई। एक तो भयंकर बारिश, तूफानी हवाएं और ऊपर से समुद्र में हाई टाइड। तूफान की वजह से मुंबई में 300 से ज्यादा पेड़ गिरे, कई मकान ढह गए। इन हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पालघर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई और इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई लोकल पर पड़ा।
कई जगहों पर ट्रैक पानी में डूब गए। वसई और विरार स्टेशन के बीच लोकल की सर्विस कई घंटे सस्पेंड करनी पड़ी। वसई और नाला सोपारा की कॉलोनीज में पानी भर गया, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। चूंकि सड़कों पर 3-4 फीट तक पानी भरा था, ऑटो टैक्सी चल नहीं पा रहे थे, इसे लोगों को ट्रैक्टर्स में बैठाकर इन इलाकों से निकालना पड़ा। अंधेरी, हिंद माता और मलाड जैसे लो लाइंग इलाकों में पानी भरा, कई जगह ट्रैफिक को रोकना पड़ा। कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए सबवे के आसपास बैरिकेड लगाने पड़े। आमतौर पर मुसीबत के वक्त भी मुंबई में डब्बा वालों की सर्विस शुरू रहती है, लेकिन आज डब्बा वालों के घरों में ही पानी भरा था, इसलिए उनकी सर्विस भी बंद रही। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो ये जलमग्न हो गया है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आता। अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। जितने भी होटल हैं, जितने भी इलाके हैं, जितने भी जोन हैं, वो सब जलमग्न हो गए। ये जो अंदर का रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी बैरिकेड्स देख रहे हैं, पानी उन्हें तोड़ता हुआ अंदर घुसते हुए नजर आ रहा है। यहाँ ये रास्ता जहां तक पहुंचेगा वहां तक आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। बहुत हालत खराब है साहब, देख रहे हो अभी आपके सामने, मैं क्या बोलूं। आप लोगों को तो आदत हो गई होगी सर, हर साल इसी तरह की स्थिति? हाँ, स्थिति तो हर साल ऐसा रहता है। वो उसमें ट्राली में बैठ के आए हैं, गाड़ी बंद है। गाड़ी का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, ट्रक और ट्रॉली की सुविधाएं चल रही हैं अब। हाँ, ट्रक ट्राली की सुविधा चल रही है। ना कहाँ के लिए निकली आप? मैं तो नवजीवन से आई थी यहाँ गैस के ऑफिस में, बट वो भी बंद है। अब ऐसी स्थिति में गैस भी खत्म है, घर पे खाना कैसे बनेगा फिर? अभी आज सुबह ही खत्म हुआ ना, इसलिए। यूजुअली मतलब हर साल यहाँ भर जाता है, ऐसे ही ब्लॉकेज हो जाता है और फिर रिक्शे की आने जाने में प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेशन भी बंद हो चुका है, रिक्शे नहीं आ पा रहे, लोग स्टेशन से चल के जा रहे हैं। तेज बारिश और पानी भरने की वजह से मुंबई के मांदखुर्द इलाके में दुखद हादसा हुआ। 3 मंजिला मकान ढह गया और मलबे में दबकर एक महिला और 5 बच्चों की मौत हो गई। पता लगा जो मकान गिरा है उसमें मोइनुद्दीन शाह का परिवार रहता था। इस मकान को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था। परिवार को घर खाली करने को कहा गया था। लगातार बारिश के कारण शुक्रवार को इस मकान की कुछ टाइल्स गिरी, छत भी हिल रही थी। इसलिए मोइनुद्दीन ने अपनी वाइफ और 4 बच्चों को पड़ोसियों के घर छोड़ दिया और खुद किराए का मकान खोजने निकला। लेकिन उसके जाने के बाद उनकी वाइफ कुछ जरूरी सामान निकालने मकान में चली गई। पीछे पीछे उनके 4 बच्चे और पड़ोसी का एक बच्चा भी घर के अंदर चला गया। जैसे ही ये लोग घर में घुसे उसी वक्त पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी। सब के सब मलबे में दब गए और सबकी जान चली गई। पहले से ही यहाँ पर घर की जो टाइल्स हैं वो गिरनी शुरू हो गई थी। शुक्रवार से ही ये सिलसिला चालू हो गया था, इसलिए जो मकान मालिक जो यहाँ रहते थे वो घर ढूंढ रहे थे दूसरा। अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि घर के अंदर ना जाए, मैं दूसरे मकान का बंदोबस्त करके आता हूँ। लेकिन उतने में वो अपनी बच्चों के साथ घर में चली गई और पल भर में जो घर था वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की ओर से सभी ये घर जो हैं आसपास के वो खाली करा लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इन जो बगल के घर हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। जैसे नमाज पढ़ के उठे वैसे ही भरभरा के गिरा। अच्छा। हम लोग तो चिल्ला के भाग घर में से निकले। जैसे निकले ये इनके आदमी भी उसी पतरे पर से यहाँ गिरे, उनके ऊपर भी कंकड़ आ गया। एकदम पूरा धूल से एकदम गर्दे से एकदम भट गए थे। वो तो जल्दी दूसरे के रूम में बोल रहे थे कि हमको लग रहा है कोई उठा के फेंक दिया है। वो तो बोल के गए थे मोइन भाई कि तुम लोग यहीं पर उनके घर पे रहना, हम आ रहे अभी रूम ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन अब वो लोग के आ गई थी, अभी तो वो पहुंचे भी नहीं थे। जब तक तो वो लोग घर में गए और ये तो उनको बता के गए थे घर में मत जाइए, घर में मत जाइए, बता के गए थे घर में मत जाइए। अब उन लोग को जाने ही वाला था और साथ में बच्चे भी चले। जैसे माँ गई उसके बाद बच्चे भी साथ साथ चले गए। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बारिश से भयंकर तबाही हुई है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक में कंक्रीट का पिलर और चट्टान गिरने से रोड बंद हो गया। पुणे मुंबई हाईवे पर मावल, तामनी घाट जैसे इलाकों में पानी भर गया। कई जगह चट्टानें गिरने के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे बंद करना पड़ा। लोनावला में लैंडस्लाइड हुआ, यहां भी ट्रैफिक रोक दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे पर बने
फूड मॉल भी पानी में डूब गए। बारिश का बुरा असर रेलवे ट्रैफिक पर बहुत पड़ा है। वेस्टर्न घाट में कई इलाकों में मलबा गिरने के कारण रेलवे ट्रैक टूट गए हैं। भोरघाट सेक्शन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण पुणे मुंबई रेल सेवा भी कई घंटों तक ठप रही। खंडाला में रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया। टनल नंबर 40 के पास पटरियां पूरी तरह मलबे में दब गईं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई आने जाने वाली 16 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। 9 ट्रेन का रूट आज डाइवर्ट किया गया। मुंबई गोवा रेल रूट भी बंद है। रत्नागिरी, पालघर, खंडाला, रायगढ़ इलाकों में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। रत्नागिरी में रायगढ़ के पास कशेड़ी में रात 1:30 बजे चट्टाने और मलबा मुंबई गोवा हाईवे पर आ गया। यहां भी ट्रैफिक बंद है। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। NHAI, पुलिस और SDRF की टीम्स मौके पर हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घर और होटल्स को नुकसान पहुंचा है। रायगढ़ में भी हाईवे पर पानी भर गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सतारा में भारी बारिश के बाद 5 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। महाबलेश्वर में नदी पर बना एक ब्रिज टूट गया। मुंबई में बारिश की वजह से आज विधानसभा की कार्रवाई भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि ज्यादातर विधायक पहुंच ही नहीं पाए। बारिश के कारण मुंबई में हालात बिगड़े तो सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष के जो विधायक विधानसभा पहुंच गए थे उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुंबई में बारिश तो हर साल होती है लेकिन इतने बुरे हालात कभी नहीं होते। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मुंबई को बिल्डर्स के हवाले कर दिया है और बिल्डर्स मुंबई को डुबोने पर तुले हैं। 4.5 साल से मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक BMC में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय BMC में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी संजय राउत का साथ दिया। उन्होंने कहा कि बारिश ने बीजेपी के करप्शन को उजागर कर दिया है। अब जनता को सब साफ साफ दिख रहा है। ये बीजेपी और महायुति के भ्रष्टाचार की पोल खोल ये नैसर्गिक आपदा में सामने आई है। सीलिंग जो बना हुआ है मुंबई में, वो जो आज बंबई की शान है, वो कांग्रेस के जमाने में बना। और मिसिंग लिंक जो है अब मिसिंग हो गया, जिसका अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। उसके हाल क्या है तो वो देख लो। तुमने जनता के पैसे जो लूटने का काम किया, डाका डालने का काम किया, वो नेचर ने सामने लाया है। ये तुम्हारे पाप का फंडा है, आपकी पोल खोल हुई है। और इसलिए हमें राजनीति ने सिखाया है। हमें राजनीति हमको करना भी नहीं है ये, लेकिन जो बम्बई और बम्बई के पूरे एरिया में जो 18 से 20 लोग आज इस घटना से सबकी मौत हुई, उसकी जवाबदारी आप लीजिए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये सब उसका ही नतीजा है। जितेंद्र आवाड़ ने कहा बीजेपी के जो नेता मिसिंग लिंक का नाम लेकर इतराते थे वो अब सामने क्यों नहीं आते। मैं आज भी बोलता हूं कि बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जो हाल बाद में होगा वो देखा नहीं जाएगा। पर जो जिस तरीके से बंबई के रास्तों में खुदाई हुई है, जैसे थाना में एक तरफ मेट्रो, एक तरफ मोनो, एक तरफ रिंग रेलवे, अरे भाई छोड़ो यार, रेप कर रहे हो तुम, शहर को रेप कर रहे हो। जिसकी जरूरत नहीं वो कर रहे हो। क्या जरूरत है रिंग रूट और रिंग रेलवे की थाना में? इतना सा शहर है, इतना सा शहर। हमें रिंग रूट चाहिए, हमें रिंग रेलवे चाहिए, हमें अभी नए अच्छा नया हेलीकॉप्टर नहीं चलाने वाले। आप मत बनाओ ना, आपकी औकात नहीं है, आप नहीं कर सकते, मत बनाओ ना।
बड़ी बड़े ओपनिंग करते हो, बड़े बड़े क्रेडिट लेते हो, गाड़ी चलाते हो जाके उसके ऊपर। मत चलाओ, मत बोलो कि हमने बनाया है, डाल दो दूसरे के ऊपर कि उद्धव ठाकरे ने बनाया है। विपक्ष के नेता फुल टाइम आलोचना में लगे हैं और देवेंद्र फडणवीस अपने काम में। फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सभी विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग की, राहत और बचाव के कामों की समीक्षा की, मौसम के पूर्वानुमान की डिटेल ली, किन किन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, वहां कैसी तैयारियां करनी है, इसके इंस्ट्रक्शन दिए। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में उम्मीद से कई गुना ज्यादा बारिश हो गई, इसलिए दिक्कत आई है, लेकिन सभी विभागों के लोग काम में लगे हैं। फडणवीस ने कहा कि नासिक और उसके आसपास के इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, इसलिए लोग सावधान रहें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें। मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज्यादा न रहे इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफी हद तक ठीक से चल रही है। आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेस को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है, कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा। मुंबई में पानी बरसने से परेशानी तो हर साल होती है, लेकिन इस बार अनुमान से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए तबाही भी ज्यादा है। और बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, रायगढ़, सतारा, नासिक, महाराष्ट्र के हर जगह से इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। महाराष्ट्र के लिए संकट का समय है, टाइम टाइम पर मौसम विभाग से चेतावनी दी जा रही है, उसका जितना संभव वो पालन करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। बारिश से तबाही सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कई इलाकों में भी हालात खराब हैं। गुजरात के वलसाड़ में आज जोरदार बारिश हुई, वापी शहर पानी में डूब गया, कई इलाकों में सड़कें बह गई, अमरेली सावरकुंडला हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी जबरदस्त बारिश हुई है। इसकी वजह से चिनाब का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया और बगलिहार डैम के 3 गेट खोलने पड़े। डोडा किश्तवाड़ हाईवे बह गया, दर्जनों गाड़ियां मलबे में दब गईं। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें आईं। स्याना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ा। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम खराब है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। जो 4 धाम यात्री वहां हैं वो सुरक्षित हैं, सरकार उनका ख्याल रख रही है। लेकिन जो लोग 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं वो थोड़ा इंतजार कर लें, पहले मौसम की जानकारी ले लें और कंफर्म होने के बाद ही उत्तराखंड जाने का प्लान फाइनल करें। गुजरात के भावनगर से आज रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आई। भावनगर के पालीताना में एक शेर ने एक शख्स पर हमला कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने शोर मचाया, पत्थर मारकर शेरनी को भगाने की कोशिश की, इसमें कामयाबी मिली। शेरनी के जबड़े में फंसे शख्स की जान तो बच गई, लेकिन वो काफी सीरियस है, गंभीर रूप से घायल है। घटना भावनगर के पालीताना कस्बे की है। ये कस्बा शत्रुंजय पर्वत के आसपास है, जहाँ घने जंगल हैं। इस इलाके में जैन समाज के करीब 1000 छोटे बड़े मंदिर हैं। इस इलाके में चरवाहे अपने जानवरों को जंगल में ले जाते हैं। आज सुबह कालूभाई परमार गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। उसी वक्त झाड़ियों में छिपी एक शेरनी ने कालूभाई पर अटैक किया। गनीमत ये रही कि कालूभाई घबराकर जमीन पर गिर गया। इसकी वजह से उसकी गर्दन शेरनी के जबड़े में नहीं आई, लेकिन शेरनी ने कालूभाई के हाथ को अपने जबड़े में ले लिया। क्योंकि आसपास दूसरे लोग मौजूद थे, गाड़ियां भी गुजर रही थी, इससे जैसे ही लोगों ने कालूभाई को शेरनी के चंगुल में देखा तो लोग चिल्लाने लगे,
पत्थर फेंकने लगे। भीड़ बढ़ी तो शेरनी घायल कालूभाई को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। घटना के बाद गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाकों से दूर रखने की मांग की। इस वक्त दुनिया में जितने एशियाटिक लायंस हैं उनमें से करीब 60% शेर गुजरात में हैं। लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक इस वक्त गुजरात में शेरों की संख्या 1100 तक पहुंच चुकी है। क्योंकि शेरों की संख्या बढ़ रही है और जंगली इलाके सिमट रहे हैं, इसलिए आम लोगों को कई बार इन शेरों से आमना सामना हो जाता है। कुछ दिन पहले अमरेली में भी शेर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज पानीताना में एक शेरनी का हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश का मौसम है, जंगल में जगह जगह पानी भरा है, शिकार की कमी हो जाती है, इसलिए शेर शिकार के तलाश में आबादी वाले इलाकों में भी आ जाते हैं। ऐसे समय में जंगल के आसपास रहने वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अहमदाबाद की बात आपको बताऊं, साबरमती नदी पर बने अहमदाबाद के 53 साल पुराने सुभाष ब्रिज को आज गिरा दिया गया, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ब्रिज के 9 नंबर पिलर के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। ब्रिज को तब बंद कर दिया गया था और मजे की बात है कि अहमदाबाद नगर निगम ने ब्रिज की मरम्मत के लिए 236 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया था। इस 4 लेन ब्रिज को 8 लेन ब्रिज में तब्दील करने का प्लान था, लेकिन सरकार ने काम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ली। आईआईटी की टीम ने ब्रिज की जांच की। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि ब्रिज के सारे पिलर्स बेकार हो चुके हैं। इनकी मरम्मत करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार ने इस राय के आधार पर ब्रिज को ध्वस्त करके इसकी जगह नया ब्रिज बनाने का फैसला किया। 53 साल पहले 1973 में बना अहमदाबाद का आइकॉनिक सुभाष ब्रिज, अब आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इसे तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। 6 महीने पहले दिसंबर 2025 में ये पाया गया कि ब्रिज के पिलर नंबर 9 में कुछ मेजर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, जिसके बाद ब्रिज को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि सैगिंग की भी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने में आई थी। उसके बाद ब्रिज को पूरी तरह बंद कर दिया गया और इसका रिपेयरिंग का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन बाद में जो देश के 3 इम्पॉर्टेंट संस्थान हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे और एसवीएनआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं जो रोड एंड बिल्डिंग के, उनका ये कहना था कि ये ब्रिज जो है, इसके पिलर्स, ये जो नीचे आप पिलर्स देख रहे हैं, ऊपर से स्पैन आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे, जो पिलर्स आप देख रहे हैं सामने, वो अब इतने मजबूत नहीं है कि वो एक बड़ा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो उसको सहन कर पाएंगे, उसके वजन को वहन कर पाएंगे। और इसीलिए फिर ये डिसाइड किया गया आज से 15 दिन पहले कि जो ब्रिज है उसको पूरी तरह ध्वस्त करके रीबिल्ड किया जाएगा। अब नए सिरे से ये ब्रिज बनेगा और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि एक 8 लेन ब्रिज, अभी ये 4 लेन ब्रिज था, इसको बड़ा करके अब 8 लेन ब्रिज जो है वो यहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा। 2 साल में नया ब्रिज जो है वो बन करके तैयार होगा। अब प्लान बताया जा रहा है, ऐसा बनाया जाएगा कि करीब 100 साल तक ये जो ब्रिज है ये इसी तरह से सरवाइव करेगा। सुभाष ब्रिज की मरम्मत का काम होना था। 250 करोड़ का फंड अलॉट हो गया था, लेकिन सरकार ने काम शुरू करने से पहले 3 अलग अलग आईआईटी से इसके स्ट्रक्चर का ऑडिट करा लिया। अगर ऑडिट न होता तो 250 करोड़ भी पानी में जाते। बिहार जैसे राज्यों को गुजरात से सीखना चाहिए, जहां से अक्सर ब्रिजेस के गिरने की खबरें आती हैं। अब एक खबर आपको सावधान करने वाली, साइबर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आज सामने आया। अपराधियों ने बीजेपी सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक कर लिया। संबित के फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उन सबको संबित की तरफ से मैसेज भेजा गया और मदद के लिए पैसे मांगे गए। इन लोगों के पास संबित पात्रा के फोन नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा था अर्जेंट हेल्प चाहिए, कुछ पैसे भेज दें। मैसेज के साथ क्यूआर कोड भेजा गया था। क्योंकि ये मैसेज एक
सांसद के फोन नंबर से आया था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो पैसा ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने संबित पात्रा को फोन करके पूछा, तब पता चला कि संबित का फोन हैक हो गया। स्कैमर्स उनके नंबर से लोगों को मैसेज भेज रहे हैं और इसके बाद संबित ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से व्हाट्सएप हैक होने की जानकारी शेयर की और लोगों से अपील की कि अगर उनके नंबर से किसी को पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज आता है तो वो पैसे न दें, ये ठगी का मामला है। संबित पात्रा के साथ जो हुआ वो आजकल बहुत कॉमन है। अपराधी किसी का फोन हैक कर लेते हैं, फिर उस फोन के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो लोगों से पैसा ट्रांसफर कराने के लिए मैसेज भेजते हैं। जिसने ये गलती कर दी वो इन साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस जाता है, इसलिए सावधान रहें। अगर किसी अपने व्यक्ति से भी पैसा ट्रांसफर करने का मैसेज आए तो उसे डबल चेक कर लें। जरा भी शक होने पर 1930 पर इन्फॉर्म करें। ट्रंप के कैसे कारनामे के बारे में बताता हूं जिसने फीफा के 64 साल के इतिहास में सबको चौंका दिया। ट्रंप ने फीफा के ऑर्गेनाइजर्स को फोन करके वर्ल्ड कप के नियम बदलने को मजबूर कर दिया। ट्रंप के कॉल के बाद फीफा ने अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फॉररिन बालगुन को बैन लगा था उसे हटाने के लिए कहा। असल में अमेरिका ने नॉकआउट में बोस्निया को 2-0 से हराया था। इस मैच में अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फॉररिन बालगुन ने शानदार गोल भी किया, लेकिन मैच के दौरान उनका पैर बोस्निया के डिफेंडर के एंकल के ऊपर लगा। मैदान पर मौजूद ब्राजील के रेफरी राफेल क्लॉस ने पहले से नॉर्मल फाउल भी नहीं माना, लेकिन स्लो मोशन रिप्ले देखने के बाद रेफरी ने बालगुन को सीधे रेड कार्ड दिखा दिया। फीफा ने इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद बालगुन बेल्जियम के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर रहते। ये सुनकर ट्रंप खफा हो गए। उन्होंने फीफा के अधिकारियों को फोन किया, बालगुन पर लगे बैन को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद फीफा ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। बालगुन को बेल्जियम के खिलाफ मैच खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रॉयल बेल्जियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। बेल्जियम का कहना है कि फीफा ने अपने ही नियमों के खिलाफ जाकर फैसला लिया है, इसलिए अब लीगल एक्शन की तैयारी हो रही है। उधर ट्रंप ने फीफा के ऑर्गेनाइजर्स को फोन करने की बात मान ली है। ट्रंप का कहना है कि रेफरी का फैसला गलत था, इसलिए उन्हें बीच में आना पड़ा। So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot. You know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other. प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अंग्रेजी में कहा उसको हिंदी में आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि मैं एथलीट रहा हूं, मुझे खेल और खेल की भावना की पूरी समझ है। जब मैदान पर दो प्लेयर तेजी से दौड़ते आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे की बॉडी से टच होना बहुत कॉमन बात है, लेकिन इसकी वजह से किसी प्लेयर को मैच से बैन कर देना गलत है। रेफरी का फैसला ठीक नहीं था, इसलिए मैंने फीफा के एक बड़े और रेस्पेक्टेड ऑफिसर से फोन पर बात की, इस फैसले को रिव्यू करने के लिए कहा। ट्रंप कब क्या कह दें, कब क्या कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में भी वो दादागिरी दिखाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपको तेहरान से आई ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज अयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हुए। 28 फरवरी को अमेरिका के एयर स्ट्राइक में अयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई थी। अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तेहरान के ग्रैंड मोसाला में खामेनेई के शव को 2 दिन तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। इसके बाद अब खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई है। इस मौके पर लाखों लोगों ने खामेनेई के जनाजे पर फूलों की बारिश की और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए।
हैरान करने वाली बात है, खामेनेई के जनाजे में उनके 3 बेटे तो दिखाई दिए, लेकिन खामेनेई के उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई शामिल नहीं हुए। ईरान का कहना है कि मुस्तफा खामेनेई सुरक्षा कारणों की वजह से सामने नहीं आए हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा कल रिलीजियस सेंटर कोम पहुंचेगी और परसों इराक के नजफ और करबला में बड़ा कार्यक्रम करके शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को खामेनेई के बर्थ प्लेस मशहद में इमाम रजा की दरगाह में खामेनेई को दफनाया जाएगा। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह कल दिल्ली में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करेंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साउथ 24 परगना में कल गैंगरेप और मर्डर की शिकार लड़की के परिवार वालों से मिलेंगे। कल भारत और इंग्लैंड की T20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।